So next example, Jaspal Singh repays his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month starting with the first installment rupees 1,000. If he increase the installment by rupees 100 every month, what amount will be paid by him in the 30th installment? What amount of loan will he still have to pay after the 30th installment? पहले आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझना होगा। जसपाल सिंह ने लोन लिया था 1,18,000, वो लोन उसने इंस्टॉलमेंट करके पूरा करवा दिया। अब देखिए क्या किया है, जब उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट की थी तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी रुपीज 1,000, फिर उसके बाद हर एक आगे के इंस्टॉलमेंट में 100 रुपीज बढ़ने लगे। दैट मीन्स व्हाट हैपन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे किया था तो वो 1,000 रुपीज का था, आगे का इंस्टॉलमेंट रहेगा 1,100, उसके आगे का इंस्टॉलमेंट रहेगा 1,200, ऐसा करते करते उन्होंने पूरा लोन क्लियर कर दिया। लेकिन हमें पूछा ये गया है जब उनका 30th इंस्टॉलमेंट रहेगा, एट दैट टाइम व्हाट अमाउंट विल ही पे, यानी 30 इंस्टॉलमेंट में वो कितने अमाउंट पे करेंगे, ये क्वेश्चन है। और आगे ऐसा पूछा गया है व्हाट अमाउंट ऑफ लोन विल ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट, यानी जब उनका 30th इंस्टॉलमेंट हो जाएगा तब उनका लोन पूरा रीपे नहीं होने वाला है, तो कितनी अमाउंट बचती है जो रीपे करने की बाकी है, ये क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए हमें इसे प्रॉपर्ली समझना होगा। हम उन्होंने टोटल अमाउंट ली थी 1,18,000, उन्होंने इंस्टॉलमेंट में रीपे करने को स्टार्ट किया, उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपीज की थी, दैट मींस आवर फर्स्ट टर्म वी कंसीडर एज ए, दैट इज 1,000। फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट 100 रुपए से बढ़ने लगी, फिर उसके बाद हर एक इंस्टॉलमेंट रुपीज 100 से बढ़ने लगी, यानी रुपीज 100 से बढ़ने लगी, इसका मतलब उनका कॉमन डिफरेंस है 100 रुपीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ लीजिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1,100 रुपीज, आगे का 1,200 रुपीज, दैट मीन्स योर कॉमन डिफरेंस वी कंसीडर एज 100। ठीक है, सो लेट्स सी, वी राइट हियर टोटल लोन अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 1,18,000, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद दिया है द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1,000, सो वी राइट हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1,000। अब हम यहाँ पे रुपीज नहीं लिखेंगे, फाइनल आंसर में इसका रुपीज मेंशन कर देंगे। अब ए आ गया हमारा 1,000। उसके बाद क्या दिया है, इफ यू इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय रुपीज 100, देन वी राइट हियर ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय रुपीज 100, देयरफॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या होगी फ्रेंड्स, सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गई रुपीज 1,100, थर्ड हो गई रुपीज 1,200। इसका मतलब ऐसा है, हमें डी पता चल गया। तो देखिए हम लिखेंगे देयरफॉर डी इज इक्वल टू 100, सो डी इज इक्वल टू 100। हमें ए भी बताया, हम ये लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1,000। अब देखिए हमें क्या पूछा गया है, अगर हमारे पास मेन थिंग ए और डी होता है तो हम कौन सी भी टर्म ढूंढ सकते हैं, यानी हम कौन सा भी इंस्टॉलमेंट ढूंढेंगे और कौन से भी इंस्टॉलमेंट तक टोटल सम भी कर पाएंगे। हमें पूछा गया है व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट, सो हमें ढूंढना है ए 30 टर्म हमें ढूंढनी है, जो हमारी 30 टर्म रहेगी उतनी अमाउंट उन्होंने 30 इंस्टॉलमेंट में पे कर दी, वही हमें पूछा गया है। सो वी राइट द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, देयरफॉर ए 30 फर्स्ट टर्म हमें पता है दैट इज 1,000, यन की वैल्यू हो गई 30 माइनस 1, डी हमें नोन है दैट इज 100, देयरफॉर ए 30 इज इक्वल टू 1,000 प्लस 30 माइनस 1 29 into 100 it's 2,900, so we have to add this one, its answer is 3,900। Therefore हमें वही पूछा गया था what amount will be paid by him in the 30th installment, so we write here he will pay rupees 3,900 in 13th installment, यानी जब उनका इंस्टॉलमेंट का नंबर 30 हो जाएगा तब उन्हें पे करना पड़ेगा 3,900। ओके, अब देखिए हमें आगे का भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, What amount of loan will he still have to pay? इसका मतलब जब उनके 30 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे तब
तक भी उनका लोन पूरा नहीं होने वाला है, कुछ लोन बचने वाला है, तो कितनी अमाउंट बचने वाली है वही हमें पूछा गया है। तो इसके पहले हमें यह ढूंढना होगा जब तक उनका 30 इंस्टॉलमेंट आता है तब तक उन्होंने टोटल कितनी अमाउंट पे की। अब हमें टोटल ढूंढनी है, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट अप टू 30 इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट हम निकालेंगे। सो आई राइट हियर टोटल अमाउंट पेड इन 30 installments is equal to yes 30। ठीक है, अब हमारे पास SN का तो फॉर्मूला है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 इनसाइड ब्रैकेट a प्लस n-1d। अब देखिए एक बात समझ लो, हमें सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ढूंढनी है, हमारे पास 30 टर्म भी प्रेजेंट है। 30 इंस्टॉलमेंट उन्होंने कितना किया था 3900 का, अगर हमें 30 टर्म तक कंसीडर करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा 3900 इज अवर लास्ट टर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें सिर्फ सम ढूंढनी है 30 तक और हमारे पास 30 टर्म अवेलेबल है। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, और दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास है, वो रहेगा n/2 इनसाइड ब्रैकेट a प्लस l। l इज द लास्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारी 30 है, हमें 30 तक ही सम ढूंढनी है। इसका मतलब हमें ये ढूंढना है 30 इंस्टॉलमेंट में इन्होंने कितने रुपए पेड कर दिए और कितने बाकी है बाद में ढूंढना है। Are you getting my point? So 30 टर्म we consider as a last term, तो ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो। तो मैं ये सेकंड वन करूंगी बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। सो लेट्स सी S30, n की वैल्यू हो गई 30/2। We know the first term that is 1000 and we know the last term that is 3900। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो लेकिन लास्ट टर्म हमें पास है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट ये यूज करूंगी। सो S30 इज इक्वल टू 13 का हाफ हो गया 15 इनसाइड ब्रैकेट 3900 प्लस 1000 इज इक्वल टू 4900। Therefore S30 इज इक्वल टू, ये दो जीरो हम दे देते हैं, 15 9s are 135, so 5 carry 13, 14 15 4s are 60, 60 plus 10 70, 70 plus 3 73, so it's 73। Therefore that means 30 इंस्टॉलमेंट में उन्होंने 73,500 पे कर दिए, पेड हो गए। हमें पूछा गया है what amount of loan will he still have to pay? Definitely he still have to pay because total loan is 1,18,000 और उसमें से सिर्फ पे किए है 73,500। So हम लिखेंगे पहले total amount that he paid is equal to rupees 73,500। Therefore हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है what amount of loan will he still have to pay? So amount that he still have to pay is equal to total amount of loan minus amount paid in 30th installment, amount paid in 30 installment। ओके, सो टोटल अमाउंट है 1,18,000 माइनस उसमें से पेड की गई अमाउंट है 73,500। सो लेट्स सी, therefore 1,18,000 minus 73,500 ये आएगा 44,500। दैट मीन्स जसपाल सिंह को अभी भी 44,500 पे करने बाकी है। समझ में आ रहा है? अब देखिए एक बार हम रिमाइंड करते हैं, टोटल अमाउंट उन्होंने ली थी 1,18,000 और फिर वो ये टोटल अमाउंट इंस्टॉलमेंट में रीपे कर रहे हैं, तो टोटल इंस्टॉलमेंट अब तक उन्होंने किए थे 30। तो पहले हमने ये समझ लिया इसमें स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट था उसको हमने कंसिडर कर दिया, आगे वाले इंस्टॉलमेंट ₹100 से बढ़ने वाले, ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो बढ़ने वाले हैं एक्स्ट्रा के है जो कॉमन डिफरेंस रहेगा हमारा, तो यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस भी कंसिडर कर लिया, दैट इज डी इज इक्वल टू 100। हमें ए मिल गया, हमें डी मिल गया, तो पूछा गया था 30 इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट पे की जाएगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 का है, आगे का 1100 का होगा, उसके आगे का 1200 का होगा। ठीक है,
फिर हमें डायरेक्ट 30 इंस्टॉलमेंट ढूंढना था, यानी हमें 30 टर्म ढूंढनी थी, तो हमने an का फॉर्मूला यूज करके 830 ढूंढा। 830 दैट मींस ही विल पे ₹3,900 13th इंस्टॉलमेंट। 13th इंस्टॉलमेंट में उन्होंने कितने अमाउंट पे की? 3,900। अभी भी अमाउंट उनकी बाकी है, तो कितने अमाउंट उनकी पे करने बाकी है ये हमें ढूंढना है। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा, ये 3,900 इज नॉट अ टोटल अमाउंट पेड इन द 13th इंस्टॉलमेंट, इट इज अ जस्ट अमाउंट ऑफ पेड ऑन 30th इंस्टॉलमेंट। जो हमारा 30 इंस्टॉलमेंट है उस दिन उन्होंने 3,900 पे किए थे, यानी हमें टोटल करनी पड़ेगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000, सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,100, थर्ड इंस्टॉलमेंट 1,200, ये सबके एडिशन हमें 30 तक करनी पड़ेगी, इसलिए हमने एसएन का फॉर्मूला यूज किया। हमें एडिशन सिर्फ 13 तक ही करनी है, तो हमें 30 टर्म पता थी, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया डायरेक्टली। लास्ट टर्म भी नो, 30 तक ही ढूंढनी है ना, इसलिए L इज इक्वल टू 3,900। फर्स्ट टर्म हमारे पास है ही, टोटल टर्म से 30, सो ये 30/2, इट्स आंसर इज 15। सो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 15 इंटू 4,900, तो टोटल अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 73,500, यानी उन्होंने 30 इंस्टॉलमेंट तक 73,500 पे कर दिए, और टोटल लोन था 1,18,000। तो कितनी अमाउंट बचती है? सिंपल है, टोटल लोन माइनस अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट, इसका आंसर आ गया 44,500। हमें वही क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन विल ही स्टिल हैव टू पे, सो वी राइट हियर ही विल हैव टू पे ₹44,500। ठीक है बच्चों, let's see the next example. Find the 20th term of AP whose 7th term is 24 less than 11th term. First term being 12. देखिए हमें क्या ढूंढना है, हमें 20th टर्म ढूंढनी है, लेकिन हमें एक रिलेशन दिया गया है 7th टर्म और 11th टर्म का, और हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन है। सो लेट्स सी, वी राइट हियर फर्स्ट, लेट A be the first term and D be the common difference. D be the common difference. अब देखिए हमें फर्स्ट टर्म तो गिवन है फ्रेंड्स, वी राइट हियर A is equal to 12। ठीक है, आगे हमें दिया गया है 7th term is 24 less than 11th term, that means A7 is 24 less और हमें उसे माइनस करना होगा 11th term से, that means 7th term is 24 less than 11th term। ओके, तो हम पहले A7 को ढूंढेंगे, उसके बाद A11 को ढूंढेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट्स सी, वी नो द फॉर्मूला, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। लेट्स सी, A7, a की वैल्यू हमें नोन है, दैट इज a 12, n की जगह हम 7 लिखेंगे बिकॉज इट इज 7th टर्म, d तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा बच्चों, देयरफॉर A7 इज इक्वल टू 12, 7 माइनस 1 इट्स 6, ये आ गया 6d। सो A7 इज इक्वल टू 6d। ठीक है, अब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हमें A11, n की जगह में डायरेक्ट 11 लिखती हूँ, a भी हमें पता है, n की वैल्यू यहाँ पे 11 हो गई, 11 माइनस 1d विच इज इक्वल टू 12 प्लस 11 माइनस 1 इट्स 10d। तो हमें 7 की जगह सब्स्टिट्यूट करना होगा 12 प्लस 6d, और 11 की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा 12 प्लस 10d। ओके, सो वी राइट हियर, देखिए अब हम ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। A7 की मैंने सेपरेट वैल्यू निकाल ली और A11 की भी निकाल ली। A7 की वैल्यू है 12 प्लस 6d विच इज इक्वल टू, A11 की वैल्यू है 12 प्लस 10d, ये माइनस 24। ओके, अब देखिए ये 12 गेट कैंसिल, दोनों साइड को, वैसे भी ये 12 अगर आप LHS को लाते तो माइनस हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 12 बिकम कैंसल। सो यहाँ पे बचता है 6d, ये माइनस 24 को मैं यहाँ पे ट्रांसफर करती हूँ, ये हो गया 10d। देयरफॉर 24 इज इक्वल टू 10d माइनस 6d, देयरफॉर 24 इज इक्वल टू 4d। हमें यहाँ से d मिल जाएगा, देयरफॉर वी राइट हियर d इज इक्वल टू 24 अपॉन 4। So 4 6 are 24. In this way we get the value of d which is equal to 6. अब हमें क्या ढूंढना है, हमें जस्ट 20th टर्म ढूंढनी है। हमारे पास a भी है और d भी है, so we write here हमें ढूंढना है T20 is equal to question mark, therefore
हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, देयरफॉर a20 विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a इज 12, n हमें ढूंढना है 20 टर्म, माइनस 1 d की वैल्यू तो हमने निकाल ली विच इज इक्वल टू 6, देयरफॉर a20 इज इक्वल टू 12 प्लस 20 माइनस 1 इट्स 19 इंटू 6 which is equal to, so ये आएगा 12 plus 19 6 114, therefore a 20th term is equal to 4 plus 2 it's 6, 1 plus 1 it's 2, here as it is, therefore 20th term of given AP is 126. हमें a given था और हमें दो टर्म का रिलेशन दिया था, 7th term is 24 less than the 11th term. इस रिलेशन की मदद से हमें d मिल गया. Once we get the d, just substituting the value of a and d in this equation, we get the value of 20th term. Okay? Now next one. The angles of triangles are in AP. The greatest angle is twice the least. Find all angles. देखिए हमें यहाँ पे ट्रायंगल्स के कुछ प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, इसीलिए हमेशा एपी के एग्जांपल ऐसे पैटर्न से आएंगे, ऐसे नहीं. एपी के कुछ एग्जांपल ज्योमेट्रिक कुछ फिगर से भी रिलेटेड होते हैं, इसीलिए हमें ज्योमेट्रिकल फिगर की हर एक फिगर की प्रॉपर्टी नोन होनी बहुत जरूरी है. अब देखिए यहाँ पे कौन सा फिगर है, ट्रायंगल. ट्रायंगल के एंगल पूछे गए हैं लेकिन एक रिलेशन दिया गया है, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन एपी. ट्रायंगल को कितने एंगल होते हैं, 3, और तीनों भी एंगल एपी में है, तो हमें एंगल ढूंढने और एक रिलेशन ऐसा दिया गया है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल, यानी बड़ा एंगल एकदम छोटा एंगल से ट्वाइस है. ये दो थिंग्स को यूज करके हमें ट्रायंगल के एंगल ढूंढने हैं. सो लेट्स सी, वी राइट हियर, लेट ए बी एंड सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी. ओके, देन हम लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर इन एपी. ये एपी में है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है. आपको पता है जो टर्म्स एपी में होती है, हमने इनिशियली देखा था, एपी अगर आपको कोई सीक्वेंस दी होती है और आपको पूछा जाता है चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, एट दैट टाइम व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करते हो, आगे की जो टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करते हो, कॉमन डिफरेंस निकालते हो, ऐसे आगे करते जाते हो. अगर हर दो टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है तो ही वो एपी होती है. यहाँ पे एपी दी है ऐसा बताया गया है, दैट मीन्स द डिफरेंस ऑफ सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म. अगर ये 3 एंगल्स हमें एपी में बताने होंगे तो हम क्या करेंगे, ये 3 एंगल अगर मैं सीक्वेंस में लिखती हूँ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, मुझे चेक करना है वेदर आर दे इन एपी और नॉट, तो मैं क्या करूंगी, एंगल बी माइनस एंगल ए, इनका कॉमन डिफरेंस निकालूंगी, फिर एंगल सी माइनस एंगल बी, इनका भी डिफरेंस निकालूंगी. अगर एंगल बी माइनस एंगल ए is equal to angle C minus angle B, then these 3 angles are in AP. मुझे यहाँ पे चेक नहीं करना है बल्कि यहाँ पे दिया गया है these 3 are in AP. अब देखिए AP में है, that means सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स का जो डिफरेंस रहेगा वही आगे के दो टर्म्स के लिए रहेगा. दैट मीन्स ये दोनों के लिए देखो, एंगल B माइनस एंगल A इज इक्वल टू, अब ये दोनों के लिए देखो, एंगल C माइनस एंगल B, ये AP है ऐसा दिया है, इसीलिए ये फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या किया, सेकंड माइनस फर्स्ट, इसका डिफरेंस इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, क्योंकि एपी में है. अब देखिए इसे अगर हम प्रॉपर लिखेंगे तो होगा क्या, ये B यहाँ पे रहेगा, ये माइनस बी एंगल यहाँ के प्लस होगा LHS को, एंगल C इज एज इट इज माइनस एंगल A जो LHS में है RHS में जाके प्लस हो गए. इन दिस वे यू गेट द वन रिलेशन, द रिलेशन इज दैट 2B, अब मैं एंगल नहीं लिखूंगी डायरेक्ट लिखती हूँ, 2B इज इक्वल टू A प्लस C. सो क्या है समझ में आया बच्चों, B प्लस B 2B और यहाँ पे बचता है A प्लस C. अब यही हम लिखेंगे, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. वी कॉल्ड इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री, हम इसका यूज करेंगे. सो वी राइट हियर sum of all angles of a triangle is 180 degree. Therefore, we write here A plus B plus C is equal to 180. देखिए मैं यहाँ पे डिग्री नहीं लिख रही हूँ, एंगल भी नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि हमारे रिलेशन A B C हमने तो ऑलरेडी उसे एंगल ही कंसिडर किया. लेट एंगल A B C आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. ठीक है. सो अगर मैं A के पास C लिखती हूँ तो देखिए क्या होता है,
which is equal to 180 degree. हमारा फर्स्ट इक्वेशन कहता है a plus c is equal to 2b. That means a plus c की जगह हम लिखेंगे 2b और ये b which is equal to 180 degree. Therefore 2b plus b, it's 3b is equal to 180 degree. Therefore b is equal to 180 degree divided by 3. So in this way we get the angle b which is equal to 60 degree. 3 6 18. हमें एंगल बी मिल गया. ठीक है, एंगल बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री. अब हमें ए और सी बचा है और एक रिलेशन भी हमें गिवन है, द ग्रेटेस्ट एंगल. अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे एंगल ए इज द ग्रेटेस्ट एंगल व्हाइल एंगल सी इज द लीस्ट एंगल. ओके, हमें लिखना पड़ेगा लेट एंगल ए इज ग्रेटेस्ट एंगल व्हाइल एंगल सी इज लीस्ट एंगल. सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला है ए और सबसे छोटे वाला है सी. सो बाय कंडीशन, एक कंडीशन हमें गिवन है, हम उसका यूज करेंगे. क्या कंडीशन है? द ग्रेटेस्ट एंगल इज ए इज ट्वाइस द लिस्ट. ट्वाइस लिस्ट इज सी. सो ये तो हो गया. हमें पता है, हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, क्या है? a plus c is equal to 2b. So we write here by equation first we write here 2b is equal to a plus c. अब देखिए, ये हम इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड. सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया है? a is equal to 2c, यानी a की जगह 2 से सब्स्टिट्यूट करो. मैं वही करूंगी. सो 2b is as it is, a की जगह मैं लिखूंगी 2c plus c. So let's see. अब हम 2 into value of b we already calculated, that is the 60 degree. So 2c plus c, it's 3c. Therefore 6 2s are 12, that is a 120 degree. 3 यहाँ पे multiply, यहाँ के divide हो गया. In this way we get the value of c. So 3 4s are 12, that is here 0. c is equal to 40 degree. क्या हमें c भी मिल गया. अब बचा है a. Put this value in equation second. So c is equal to 40 degree. Put in second. Our second equation is a is equal to 2 into c which is equal to 2 into 40 which is equal to 80 degree. a की वैल्यू मिल गई. Therefore we write here angle a is equal to 80 degree, angle b is equal to 60 degree and angle c is equal to 40 degree. So angle a is equal to 80 degree, angle b is equal to 60 degree and angle c is equal to 40 degree. These all are the three angles of given triangle ABC. अब चेक कीजिए, एंगल A जिसे हमने ग्रेटेस्ट एंगल कहा था और एंगल C जिसको हमने लीस्ट एंगल कहा था, दिस ग्रेटेस्ट एंगल इज रियली डबल द लीस्ट एंगल, यानी 42 से 80. देखिए ग्रेटेस्ट एंगल 80 आ गया. ओके, इन दिस वे वी फाइंड ऑल थ्री एंगल्स.